भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में कुछ ऐसे ऐतिहासिक मुद्दे रहे हैं जो बार बार उठते हैं। चर्चा होती है लेकिन समाधान तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। महिला आरक्षण विधेयक उन्हीं मुद्दों में से एक है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि संसद और विधान सभाओं में महिलाओं की भागीदारी को नए स्तर पर ले जाने का एक प्रयास है। इस विधेयक का मूल उद्देश्य ये है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को लगभग 33% आरक्षण दिया जाए, ताकि राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी हिस्सेदारी मजबूत हो सके। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में जहां महिलाएं आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं, वहां राजनीतिक प्रतिनिधित्व का इतना कम होना लंबे समय से एक गंभीर बहस का विषय रहा है। इस कानून की कहानी नई नहीं है। इसका इतिहास 1990 के दशक से जुड़ा हुआ है, जब पहली बार महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण का विचार गंभीर रूप से संसद में रखा गया। 1996 में ये विधेयक पहली बार लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन उस समय राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई और ये आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद कई सरकारों ने इसे दोबारा लाने की कोशिश की, लेकिन हर बार ये किसी न किसी राजनीतिक विवाद में उलझ कर रह गया। 2008 में ये बिल फिर से चर्चा में आया और 2010 में राज्यसभा ने इसे पास भी कर दिया, लेकिन लोकसभा में ये जाकर अटक गया। उस समय सबसे बड़ा जो विवाद था वो ये था कि क्या महिला आरक्षण के भीतर भी अलग अलग वर्गों जैसे ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा होना चाहिए या नहीं। इस मुद्दे ने राजनीतिक सहमति बनने ही नहीं दी और ये प्रस्ताव एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला गया। फिर लंबे समय तक इस विषय पर कोई बड़ा निर्णय नहीं हुआ, लेकिन ये मांग लगातार बनी रही कि संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। इसी बीच समय समय पर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर इस मुद्दे को फिर से उठाया जाता रहा। उसके बाद सबसे बड़ा मोड़ 2023 में आया, जब संसद के विशेष सत्र के दौरान सरकार ने इस विधेयक को नए रूप में पेश किया। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया। इस बार ये बिल सिर्फ प्रस्ताव नहीं रहा, बल्कि संसद से पास भी हो गया। ये एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि वर्षों से अटका हुआ यह मुद्दा आखिरकार एक कानूनी मंजूरी तक पहुंच गया। हालांकि इसके लागू होने की प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण शर्त भी जोड़ दी गई। सरकार ने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण तुरंत प्रभाव से लागू नहीं होगा। इसे लागू करने के लिए पहले देश में नई जनगणना कराई जाएगी और इसके बाद परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। यही वो बिंदु है जहां से वर्तमान राजनीतिक बहस और तेज हो जाती है। परिसीमन का मतलब होता है देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं और संख्या को जनसंख्या के आधार पर दोबारा तय करना। ये एक तकनीकी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इससे देश के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन तय होता है। आखिरी बार बड़ा परिसीमन 2002 में हुआ था और अगली बड़ी प्रक्रिया 2026 के बाद होने की संभावना है। सरकार का तर्क यह है कि जब तक नई जनगणना और परिसीमन नहीं हो जाता, तब तक महिला आरक्षण को लागू करना व्यवहारिक रूप से जटिल हो सकता है। उनका कहना है कि अगर अभी से लागू किया गया और बाद में सीटों का पुनर्गठन हुआ तो पूरी व्यवस्था असंतुलित हो सकती है। इसलिए इसे एक अस्थायी ढांचे के साथ जोड़कर लागू करना ही बेहतर होगा। लेकिन विपक्ष इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं का कहना है कि यह मुद्दा बार बार टाला जा रहा है। उनका आरोप है कि सरकार इस प्रक्रिया को परिसीमन से जोड़कर इसे आगे खिसका रही है, जबकि महिलाओं को उनका अधिकार तुरंत मिलना चाहिए। लेकिन विपक्ष इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं का कहना है कि यह मुद्दा बार बार टाला जा रहा है। उनका आरोप यह भी है कि सरकार इस प्रक्रिया को परिसीमन से जोड़कर इसे आगे खिसका रही है, जबकि महिलाओं को उनका अधिकार तुरंत मिलना चाहिए। विपक्ष का मानना है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो मौजूदा ढांचे में भी यह आरक्षण लागू किया जा सकता है। इसी बहस के बीच एक और महत्वपूर्ण आयाम सामने आता है। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीटों के संतुलन का मुद्दा। यदि
परिसीमन पूरी तरह जनसंख्या के आधार पर होता है तो उत्तर भारत के राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों की हिस्सेदारी कम हो सकती है। इससे देश के संघीय संतुलन पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है और यही कारण है कि यह मुद्दा केवल महिला आरक्षण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि एक बड़ा क्षेत्रीय राजनीतिक प्रश्न बन चुका है। इस पूरे मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों की भी अलग अलग राय सामने आई है। देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए इसे एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप बताया है। उनके अनुसार ये कदम भारत की लोकतांत्रिक संरचना में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करेगा और नीति निर्माण में एक बड़ा बदलाव लाएगा। आज की स्थिति यह है कि महिला आरक्षण को लेकर एक व्यापक राजनीतिक सहमति तो दिखाई देती है, लेकिन इसके लागू होने की प्रक्रिया पर मतभेद बने हुए हैं। संसद में महिलाओं की भागीदारी अभी भी अपेक्षाकृत कम है और यही कारण है कि यह मुद्दा बार बार राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनता है। असल सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि महिला आरक्षण होगा या नहीं, बल्कि ये भी है कि ये कब और कैसे लागू होगा। क्या इसे तुरंत लागू किया जाएगा या फिर जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किया जाएगा? यही इस पूरे विवाद का केंद्र है।